नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं पर्यावरण, जो कि एनसीईआरटी ईवीएस से लिया गया है। ओके, इसमें पेडागोजी से भी क्वेश्चन होंगे और ईवीएस बुक से भी, जो क्लास 3 to 5 से भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, जो कि टॉप 30 क्वेश्चन इसमें हम कराएंगे। सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें से जितने क्वेश्चन लिए गए हैं टॉप 30 सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ओके, और जो भी साथी हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? जो सुषमा है वो क्या चाहती है कि छात्रों को, जो छात्र में, पेड़ों के संरक्षण के लिए क्या बनाया जाए? संवेदनशील बनाया जाए। ठीक, तो इसमें से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? कक्षा में बहस आयोजित करना, या फिर समूह चर्चा, या पोस्टर बनाना, या फिर बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। इन चारों में जो बेस्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर डी। बच्चों को क्या करना चाहिए कि एक पौधे दे देना चाहिए। पौधे को अपनाने का मतलब है पौधे की देखभाल करने के लिए दे देना चाहिए और पोषित करने में उसकी मदद करना चाहिए। ठीक, ये हमारा बेस्ट आंसर होगा, आंसर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं? जो ईवीएस है उस कक्षा में कौन सी गतिविधियां होती हैं? चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग, या फिर उपर्युक्त सभी। देखिए, जो सेकंड का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ठीक, ईवीएस की कक्षा में क्या क्या होते हैं? चित्र को खींचा भी जाता है, फील्ड को भ्रमण भी किया जाता है और श्यामपट्ट का उपयोग भी किया जाता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है, क्या है? एकीकृत है, समावेशी है, विषयगत है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो थर्ड का देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो है डी, उपर्युक्त सभी। ठीक, जो पर्यावरण अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है, क्या? एकीकृत भी हो, समावेशी भी हो और विषयगत भी हो। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ईवीएस कक्षा के समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? जो ईवीएस है, ईवीएस की कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? ध्यान दीजिएगा, एक ग्रुप के बारे में बात कर रहा है कि अगर ईवीएस की क्लास है उसमें ग्रुप बना के सीखने में उसका क्या उद्देश्य होगा। देखिए, ए में दिया है लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, क्या ये सही है? कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, क्या ये सही है? सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, या फिर छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। ठीक, तो देखिएगा जो 4 का राइट आंसर होगा वो आंसर है सी। ठीक, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना चाहिए। किस क्लास में? ईवीएस कक्षा में, अगर समूह में सीख रहे हैं तब। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, जितने क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक, आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ सकें और जो ना आ रहे हैं उसको याद कर लें। और जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 5, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक क्या है? मिथक है, मिथ्य है, या फिर वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है, या फिर अंधविश्वास है। तो देखिए, जो महिलाएं हैं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, ये जो बात कही गई है वो रूढ़िबद्ध धारणा को बता रहा है। ठीक, ये जरूरी नहीं है कि महिलाएं पुरुषों से हमेशा कमज़ोर ही हों। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? अब देखिए, अगर नक्शा बनाएंगे तो बिहार अगर इस साइड है, ठीक, जम्मू कश्मीर यहाँ पे होगा, बिहार यहाँ पे है तो जम्मू कश्मीर इस साइड होगा, नक्शा में आप देख लीजिएगा, और गोवा जो है यहाँ पे होगा। तो यहाँ से जो इसके साइड क्या है? नॉर्थ, इधर ईस्ट है, इधर क्या है? वेस्ट, और नीचे क्या है? साउथ। तो अगर बिहार है, बिहार के सापेक्ष अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें और बिहार के सापेक्ष अगर गोवा की, ये क्या है? जम्मू कश्मीर, ये क्या है? गोवा। तो अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो किधर है? इधर उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कहाँ पे है? यहाँ पे। और इस साइड बात करेंगे दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो सी आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आप नक्शा से हल करेंगे तो आसानी से आपको सोल्यूशन मिल जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7,
वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? जो वाष्पीकरण होता है, जब कोई जल वाष्प के रूप में बदलती है तो वही हमारा क्या होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में सबसे निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि कर दिया जाए तब, या फिर सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। इन चारों में से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डी, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में अगर हम क्या कर दें, कमी कर दें, ठीक, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी कर देंगे तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है क्या होगी, ये धीमी हो जाएगी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। देखिए जो स्थान है, दूरी है और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाती है? दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थिति कौशल या फिर ग्राफिक कौशल। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी, चित्रण कौशल। ठीक, आप अगर स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता रखते हैं तो आपका क्या है, चित्रण कौशल है। ठीक, आप दिशा को अगर बताते हैं तो क्या है, आप चित्र के माध्यम से ही तो बताते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ऐसे हैं दूरी, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, तो क्या है, चित्र के माध्यम से ही तो बता रहे हैं। स्थान, एक स्थान यहाँ पे है, दूसरा स्थान यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक कैसे जाया जाए, चित्र के माध्यम से ही बताया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, चित्रण कौशल होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, किस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क NCF ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश किस NCF के माध्यम से, जो कि प्राथमिक स्तर में की गई थी? तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा 9 का डी, NCF 1975। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का रिवाज है? ध्यान दीजिएगा, भारत में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे स्थानांतरित करने का क्या है, रिवाज है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या फिर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका आंसर ए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है उसमें स्थानांतरित करने का रिवाज होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो कथन सत्य नहीं है ये बताना है। ठीक, नदी बांध से अगर हम क्या कर रहे हैं, विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं, जल विद्युत। ठीक, कौन सा सत्य नहीं है? बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, या फिर यह पानी हवा को प्रदूषित नहीं करता, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, या बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। तो देखिए जो 11 है उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, बांध जो है टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये जरूरी नहीं है। ठीक, तो हमारा ए आंसर राइट हो जाएगा क्योंकि हमें नहीं बताना है। ठीक, कौन सत्य नहीं है, बाकी सभी क्या है, सही है। यह पानी हवा को प्रदूषित नहीं करता, जल विद्युत सुविधाओं के बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं ये बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, या फिर जलवाष्प है, या फिर ये सभी हैं। तो देखिए जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो CO2 भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन भी होता है, CH4, ठीक, जलवाष्प भी होते हैं। तो इसका मतलब जो ए है, बी है और सी है, तीनों है। तो उपयुक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? तो जो भारत में क्या है, जो ठंडे रेगिस्तान है मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? ठंडे रेगिस्तान में गर्म और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं, जो गर्मियां होती हैं बहुत गर्म, और ठंडी जो होती है बेहद ठंड होती है सबसे अधिक। या फिर ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, या ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली, इसका मतलब है कम होता है, या फिर ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो है बी, ठंडे रेगिस्तान जो है हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो जो ताजमहल है क्या हो रहा है, धीरे धीरे पीला होते जा रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, या फिर सल्फर है। तो इसमें से देखिए जो राइट आंसर होगा 14 का वो होगा बी, सल्फर डाइऑक्साइड। जो वायुमंडल में हमारे क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है, सल्फर ऑक्साइड, उसके माध्यम के आधार पे ही, उसके आधार पे ही क्या है, जो ताजमहल है वो पीला होता जा रहा है।
ठीक, ये प्रदूषण का भी कारण होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, गोलकुंडा किला किसने बनवाया? तो जो गोलकुंडा किला है वो किसने बनवाया है? चोल राजवंश ने, चालुक्य राजवंश ने, काकतीय राजवंश ने या फिर पल्लव राजवंश ने? तो देखिए जो 15 है इसमें से जो राइट आंसर होगा वो है सी, काकतीय राजवंश ने गोलकुंडा किला बनवाया है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन याद करने वाले होते हैं तो उसको याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता, ठीक, और मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब संख्यात्मक मान होते हैं लेकिन उसमें कोई डायरेक्शन मतलब दिशा नहीं होता। ठीक, जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान हमारा क्या है? अदिश राशि है, गुरुत्वाकर्षण सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, भार भी सदिश राशि है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे समझ के याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाते हैं। द्रव्यमान में कोई दिशा नहीं होता, इसलिए हमारा क्या है? अदिश। जो अदिश है उसके दो कंडीशन होनी चाहिए, जो डायरेक्शन है वो नहीं होनी चाहिए, और जो मैग्नीट्यूड है इसका मतलब परिमाण जिसे कहते हैं वो होनी चाहिए। ठीक, दो कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है ये दोनों तो हमारा क्या है? अदिश राशि। सदिश राशि में क्या होगा कि डायरेक्शन भी होंगे और परिमाण है वो भी होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा? ए, द्रव्यमान। 16 क्या है? ए, द्रव्यमान हमारा आंसर हो इसमें अदिश राशि। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती क्या कहलाती है? अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी या फिर उत्तल? तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई प्रकाश की किरण, अगर यहाँ पे कोई स्लेट रख दें, प्रकाश की किरण इसके साइड जा ही नहीं पा रही है, वापस आ जा रही है, ठीक, तो क्या करेंगे? ये क्या है हमारा? तो ये हो जाएगा हमारा अपारदर्शी। ठीक, प्रकाश किरण पुंज गुजर नहीं सकती, तो कहाँ पर नहीं गुजर सकती? अपारदर्शी में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? यहाँ पे द्रव्यमान नहीं होगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? भार। ठीक, तो चंद्रमा पे जो भार है वो कितना है? 10 किलोग्राम है। तो इसका मतलब हो गया कि अब देखिए जो W बराबर होती है वो mg होती है, जी पे डिपेंड करता है। ठीक, अगर चंद्रमा पे 10 kg है तो पृथ्वी कितना हो जाएगा? इसका 6 गुना, तो 10 छक्का कितना हो जाएगा? 60। तो ए आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। लेकिन यही भार अगर हमारा 60 kg पृथ्वी पे होता तो चंद्रमा कितना हो जाता? 6 गुना कम हो जाता। तो क्या हो जाता है? 60 भागे 6 तो 10 kg आ जाता, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो इस फार्मूले को याद रखिएगा। भार जो है जी पे डिपेंड करता है। जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है, इसका मान कितना होता है? 10। ठीक, 9.8 भी कहीं कहीं लिखा गया होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19, एक विलेय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है? कोई विलेय है उसका जो विघटन दर है किस पर निर्भर करता है? दाब पर, तापमान पर, सतह क्षेत्र पर या फिर भार पर? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सतह क्षेत्र पर। ध्यान दीजिएगा, विलेय जो है उसका विघटन दर हमेशा किस पे? सतह क्षेत्र पर निर्भर करेगा। ठीक, 19 का सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि? जो समुदाय है एक महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षण और अधिगम का संसाधन है। क्योंकि? ऐसा क्यों? यह सस्ता और सुलभ है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है, या फिर यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, या कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है? तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो है सी, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो सी क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का क्या तात्पर्य है? तो देखिए, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, या फिर वैश्विक पर्यावरण मुद्दों चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, या फिर पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, या डी जो है पाठ्यक्रम से बाहर जाना। तो जो ईवीएस का शिक्षण अधिगम है कक्षा में क्या कर रहा है कि अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ता है। ईवीएस की कक्षा में क्या होता है कि आपको बुक से, जो किताब होती है उससे बाहर के, कक्षा के बाहर से, बाहरी जीवन से क्या करता है? जोड़ता है। ठीक, तो इसका क्या तात्पर्य है मेन? तो ध्यान दीजिएगा, 21 का जो राइट आंसर होगा ये आंसर है ये, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, जो कि सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं, उसके बाहर भी बाहरी जीवन के बारे में जानना समझना। ठीक, ईवीएस वो सिखाता है हमें। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 23, कक्षा 3 के छात्रों को रोशनी ने सिखाया कि जो पिता, माँ और उनके जो बच्चे हैं एकल परिवार का गठन करते हैं, और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की परिभाषा गलत है, या फिर रोशनी अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, या फिर शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, या परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए? तो देखिएगा, इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? तो बोझ के बिना जो सीखना है वो क्या बताता है, किसमें? पर्यावरण अध्ययन में। स्कूल बैग का कम वजन, या फिर ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, जितने अध्याय होते हैं उसमें कमी कर दी जाए, या फिर अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है, या फिर ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। तो 24 का देखिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। ठीक, जो अबोध का भार है वो कम करने की ज़रूरत होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, बाला का पूरा रूप क्या है? मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, या फिर अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, या फिर अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, या फिर ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। तो देखिएगा जो 25 है उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ठीक, इसका पूरा रूप है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, 15 ग्राम पर ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? देखिए जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? आयतन गुणे घनत्व होता है। तो हमें क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान क्या होगा? तो द्रव्यमान जो होता है, देखिए आयतन कितना है? 3 ml है। ठीक, 3 ml और मल्टीप्लाई घनत्व देखिए दिया हुआ है 15 ग्राम पर ml। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 तय कितना हो जाएगा? 45 ग्राम। ठीक, ml से भी कट जाएगा तो हमें सिर्फ ग्राम मिलेगा। तो 45 ग्राम 45 ग्राम, तो क्या हो जाएगा आंसर? बी। ठीक, 26 का बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 27, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया, क्यों? ध्यान दीजिएगा, जो पर्यावरण अध्ययन होता है, ईवीएस की जो बुक होती है, उनके संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है। ऐसा क्यों? इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, या फिर यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है, या सीबीएसई के द्वारा जो है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया। तो देखिएगा जो 27 है उसका बेस्ट आंसर, जो राइट आंसर होगा वो है ए। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में क्या करते हैं? देखते हैं, समग्र रूप में देखते हैं। ठीक, तो उनको जो सामाजिक विज्ञान से भी ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, विज्ञान से भी, तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों को ये एक साथ देखते हैं, इसीलिए क्या है? समग्र रूप में देखते हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? तो जो रेत के टीले हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, जिन्हें रेत का पहाड़ भी कहा जाता है? तो देखिए अबू धाबी में, बर्लिन में, थिम्पू में, या फिर काबुल में। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अबू धाबी में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया, क्यों? ऐसा क्यों किया गया? बच्चों के परिवेशी बोध में वृद्धि करने के लिए, बच्चों के स्थान परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए, या फिर उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है, या पर्यावरण अध्ययन से पाठों को कम करने के लिए। तो जो 30 है इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी, बच्चों के स्थान परिवेश के मुद्दे से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। ठीक, यहाँ पे उप विषय के स्थान पर थीम को क्या किया गया? प्रस्तावित किया गया है। किस लिए? आंसर बी। यहाँ पे हमारा 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सीरीज समाप्त हो चुका है, जो कि ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और प्रीवियस ईयर में सभी के सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप सभी वीडियो को पूरा देखा करिए, जिससे कि सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ सकें और जो नहीं आ रहे हैं उसको याद कर सकें। और जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले जितने वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।